आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 3 दिसंबर है आज, दिन है गुरुवार और शाम का खबरनामा दिन भर लेकर आ गया हूं मैं अमन गुप्ता। तो चलिए बताते हैं आज किन खबरों पर होगी हमारी नजर। किसान संगठनों के नेताओं की आज फिर सरकार से बात हो रही है। इसमें किस तरह की सहमति बनती दिख रही है? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? दूसरी खबर में बात करेंगे कि मलेरिया से जुड़ी WHO की रिपोर्ट में भारत को लेकर क्या बातें कही गई हैं, आंकड़े भारत में मलेरिया की स्थिति को लेकर क्या कहते हैं, और चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर तमिलनाडु और केरल में कैसी हैं तैयारियां, जानेंगे ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स से। और अंत में दुनिया को हुए उस नुकसान की बात करेंगे जिससे खास तौर पर विज्ञान जगत में रोष की लहर है। लेकिन पहले सुनिए हेडलाइंस खुशबू कुमार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉटरी और गैम्बलिंग पर GST लगाना कानूनी रूप से वैध है। इसके अलावा लॉटरी के तहत मिलने वाली प्राइज मनी पर भी टैक्स लगाए जाने को कोर्ट ने सही ठहराया है। एक निजी लॉटरी कंपनी स्किल लॉटो ने लॉटरी पर GST लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है। उनके अलावा अकाली दल के नेता रहे सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी अपना पद्म भूषण सम्मान लौटाने की बात कही है। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सुपरस्टार रजनीकांत अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और इससे जुड़ा ऐलान वे 2020 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को करेंगे। इससे पहले रजनीकांत ने अपने सियासी सफर की शुरुआत का ऐलान भी 31 दिसंबर 2017 को किया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और उसके कथित सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने 9 राज्यों में 26 स्थानों पर छापेमारी की है। इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक ये छापे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के मामलों के संबंध में किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 35,591 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 526 लोगों की मौत हो गई। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,944 नए मामले सामने आए, जबकि 82 मरीजों की मौत हुई है। इसी दौरान पहली बार राजधानी में रिकवरी रेट 93% को पार कर गया है। यूनाइटेड स्टेट्स चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि चीन सरकार ने गलवान घाटी में हुई खूनी हिंसा की साजिश रची थी। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है कि झड़प से एक हफ्ते पहले चीन ने इलाके में 1000 सैनिकों को तैनात कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक में पिछले 2 साल में कई बार ऑनलाइन सेवाओं के डाउन रहने की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की साइनिंग अप पर और आगे के सभी डिजिटल प्रोजेक्ट पर भी रोक लगा दी है। शाम का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर सुन रहे हैं आप। किसान आंदोलन का आज 8वां दिन है। लगातार और किसान प्रदर्शन में जुड़ते जा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आज भारी संख्या में किसान पहुंचे। इसके बाद वहां से कुछ झड़प की तस्वीरें भी आईं, क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। इस बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है। राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों का विरोध किया, किसानों पर एक्शन की निंदा की और इसी के साथ सम्मान वापस कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों पक्षों से उन्होंने मुद्दे को सुलझाने की अपील भी की है। इसके साथ ही आज विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत हो रही है। दोपहर 12 बजे से बैठक में मंथन चल रहा है। किसान तीनों कानूनों को वापस करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार किसी तरह किसानों को समझाने की कोशिश में जुटी है। किसानों की ओर से MSP पर अपनी मांग रखी गई। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कुल 10 पन्नों का खाका सरकार को सौंपा गया। मैंने इस बैठक पर लगातार नजर बनाए आज तक रेडियो की रिपोर्टर मौसमी सिंह से बात की और पूछा कि क्या कोई सहमति बनती दिख रही है।
देखिए, पहले दिन जब बैठक चली थी तो लगभग 3.5 घंटे चली थी और अभी 6 घंटे से ऊपर होने को आए हैं। बैठक में जिस तरह से लगातार थोड़ी गर्माहट आई और वार और पलटवार हुआ, किसान नेता लगातार लामबंद रहे। उन्होंने तमाम सवाल दागे सरकार को, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बार बार चक्करों में घूम रही है और बात आगे नहीं बढ़ रही है। पहले भी कई बैठकों में जब एक फार्म बिल लाने वाले थे तो ये चर्चाएं हो चुकी है, तो आज दोबारा इन पर चर्चा क्यों हो रही है? सरकार पहले से ही हमारी आपत्ति जानती है। तो जिस तरह से दोनों दलों में और या कह लें दोनों पक्षों में पहले से ही एक तरफ सरकार का जो रवैया रहा है कि फार्म बिल सही है, किसानों के लिए उनके हित में है, वही दूसरी तरफ किसान नेताओं ने भी इतना हाई पिच कर दिया है कि जब तक फार्म बिल वापस नहीं होंगे तब तक वो लोग टस से मस नहीं होंगे, यूं ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर बैठे रहेंगे। उसको लेके कैसे बीच का रास्ता निकले, ये इतना आसान नजर नहीं आ रहा। आज जिस तरह से सुबह से लेकर शाम तक बातचीत हुई है, उससे ऐसा लगता है कि मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। मौसमी, आज की बैठक में किसान नेताओं की तरफ से अकेली महिला थी कविता गुरुंती। इस आंदोलन की सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मेंबर हैं और अपनी मुखर होकर बात के लिए जानी जाती हैं। आप बताइए किस तरह से उन्होंने दलीलें दी इस बैठक के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए कविता गुरुंती एक एक्टिविस्ट है और एक लगातार किसान मोर्चे से जुड़ी है। वो लगातार यहाँ पे ए शूटर कह लीजिए या ट्रबल शूटर के तौर पर किसान नेताओं और किसान के पक्षों की पैरवी कर रही है। बीच में लंच ब्रेक इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि मामला बहुत गर्म हो गया था। जब सरकार ने किसान नेताओं की जो दलीलें थी या जो शिकायतें थी उस पर एक एक करके अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, प्रेजेंटेशन दिया। उस पे कविता गुरुंती जो कि बहुत ही जानकार है इस मसले पर, लगातार गहन पड़ताल कर चुकी है, किसानों के साथ काम कर चुकी है, उन्होंने बहुत ही तीखे और बहुत ही सटीक अंदाज में सरकार का पलटवार किया और लगातार हर एक पॉइंट पे उनको रिबट किया कि आला अधिकारियों के भी पसीने छूट गए और इसी के चलते बीच में स्थगित करनी पड़ी पूरी चर्चा ताकि लंच ब्रेक में थोड़ा मामला कूल किया जा सके। मौसमी, लंच की बात की आपने और लंच की तस्वीरें आज बड़ा वायरल हो रही हैं। देखा गया कि किसानों ने सरकार की ओर से जो खाना ऑफर किया गया था उसको ठुकरा दिया और उनका खाना खुद पैक होकर आया, वही उन्होंने बैठकर जमीन पर खाया। किस तरह का सख्त संदेश और मंशा किसानों की इन तस्वीरों में छिपी है? जी देखिए, देश का अन्नदाता ना भूखा रहता है ना भूखा रहने देता है, पर यहाँ पे किसान नेताओं का संदेश ना सिर्फ वो अपने किसानों को था जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश को था कि वो लोग सरकार की चाय भी नहीं पिएंगे ताकि बैठक में उसका रस ना भूले और ना ही सरकार का नमक खाएंगे। उन्होंने सिंघू बॉर्डर से लगातार जो है लंगर से, चाहे वो चाय हो या फिर उनका आलू का पराठा और दही और खीर मंगाई और बकायदा एम्बुलेंस के जरिए वो पूरा जो उनका लंगर था या उनका खाना था उन तक पहुंचाया गया। किसान नेताओं ने सरकार के नुमाइंदों को भी वो ऑफर किया, पर सरकार का नमक खाने से या सरकार की मेहमानी नवाजी से और उनकी खिदमत को नामंजूर कर दिया। अच्छा मौसमी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर ये कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करके ही बीजेपी मानेगी और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग किसानों को बीच में घुसकर इसे शाहीन बाग 2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सरकार के नुमाइंदों की तरफ से और सरकार की कार्रवाई से अब तक रुख साफ दिख रहा है, वापसी के मूड में नहीं है सरकार। तो क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? देखिए, अगर आप कुछ नेताओं ने ये सुझाव दिया है कि सरकार एक चौथा बिल लिया है जिसमें एमएसपी को कानूनी एक वैधता मिल जाए, कानूनी अमली जामा पहना दिया जाए, पर ये देखना होगा कि आखिर सरकार के पास क्या सुझाव रहता है किसानों के गुस्से को ठंडा करने का, क्योंकि लगातार जिस तरह से किसान नेताओं ने और किसानों ने दो टूक कह दिया कि उससे कम में नहीं मानेंगे, तीनों बिल वापस लिए जाए वरना वो यहीं पे आंदोलन करेंगे, उसको लेके सरकार की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और यही वजह कि सरकार बैकफुट पर है। अमित शाह भी कैप्टन अमरिंदर सिंह से आज सुबह मिले थे, नरेंद्र सिंह तोमर भी सुलह ढूंढने की कोशिश में है। देखना होगा, लगता नहीं कि आज ही मामला सुलझ जाएगा, पर जरूर सरकार कोशिश करेगी कुछ बीच का रास्ता निकले ताकि कुछ और समय सरकार को मिले। ये थी आज तक रेडियो रिपोर्टर मौसमी सिंह।
आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। मच्छरों से होने वाली बीमारियों से दुनिया भर में हर साल करीब 10 लाख लोग मरते हैं। मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर और चिकनगुनिया, ये सब मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं। सबसे कॉमन इनमें है मलेरिया। बुखार, रात को पसीना आना, ठंड लगना, डायरिया जैसी समस्याएं इसमें होने लगती हैं। हर साल WHO मलेरिया रिपोर्ट जारी करता है। इसमें दुनिया भर के देशों में मलेरिया की स्थिति बताई जाती है। इस बार भी ये रिपोर्ट आई है। अध्ययन का साल है 2019। 2020 की रिपोर्ट 2021 में आएगी। तो इस रिपोर्ट का अध्ययन आज तक में स्वास्थ्य की खबरों पर नजर रखने वाले हमारे साथी पत्रकार ऋचिक मिश्रा ने किया है। मैंने उनसे बात की और सबसे पहले यही पूछा कि भारत के लिहाज से विश्व मलेरिया रिपोर्ट क्या कहती है। अमन, ये अच्छी बात है और एक खुशखबरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो इन्होंने बताया था कि साल 2000 मतलब आज से 20 साल पहले 2 करोड़ मामले सामने आए थे मलेरिया के, जो अभी घट करके 56 लाख हो गए। मतलब 20 सालों में हम करीब 75% डिक्रीज कर चुके हैं मलेरिया के केसेस को। 25% केस जो बचे हैं वो थोड़ी बहुत ही लापरवाही या क्या कह सकते हैं, जो वेटलैंड्स होंगे या जहाँ पे पानी की जमावट ज्यादा होगी वहीं पर इस तरह के केसेस सामने आ रहे होंगे। बाकी देश के लोग और जनता जो है, सरकार जो है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और लोग जानते भी हैं कि इस चीज से क्या दिक्कत होगी। अच्छा ऋचिक, इस सुधार का क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है वो एक है दवाइयों का विकसित होना, दूसरा है लोगों के बीच में जागरूकता कि भैया ये मच्छर जो है ना, ये काम की चीज नहीं है, ये पानी हमको साफ सुथरा रखना है। और पिछले अगर हम 7-8 सालों से की बात करें, 6-7 सालों से, तो सफाई अभियान को लेकर के बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आप देखेंगे शहरों में फॉगिंग होती है, गाँव में फॉगिंग होती है। पहले इस तरह से नहीं होता था। पहले नगर निगम के कर्मचारियों को एक चूना पाउडर टाइप का सफेद पाउडर दे करके गाँव में, मोहल्लों में, खेतों में छिड़काव करने के लिए डाल देते थे। कभी छिड़काया कभी नहीं छिड़काया, तो उस वजह से बीमारियां रह जाती थी। मलेरिया के जो लार्वा है वो खत्म नहीं होते थे। अब ऐसा नहीं है। अब लोग सफाई भी खुद से भी सफाई रखते हैं और सरकार के प्रयासों का भी जो क्या बोलेंगे पहुंच है वो आखिरी छोर तक है। इससे बड़ा असर हो रहा है। तो बिल्कुल ऋचिक, महामारी के दौर में ये अच्छी खबर है कि भारत में मलेरिया के मामलों में तो गिरावट आई है। लेकिन क्या इस रिपोर्ट में उन देशों का भी जिक्र है जहां संकट गहराया हो? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है अफ्रीका वगैरह में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप ज्यादा रहता है। वहां क्या स्थिति है? देखिए, WHO की जो रिपोर्ट आई है, इसमें एक अच्छी बात तो ये थी कि भाई जहाँ कम हुए हैं। समस्या उन देशों में आई है, ये उन देशों में नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है कि जब कोरोना वायरस महामारी आई लास्ट ईयर दिसंबर और नवंबर से शुरू हुई और अभी नवंबर दिसंबर आ गया साल भर, तो शुरुआती 6-7 महीनों तक अन्य बीमारियों के लिए दवाइयों की सप्लाई, वैक्सीन की सप्लाई, डॉक्टर, अस्पताल, ये सारी चीजें थम से गए। वैक्सीन और दवाइयों की सप्लाई नहीं हो रही थी और डॉक्टर्स और अस्पताल लग गए थे कोरोना महामारी के लोगों को बचाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ मलेरिया नहीं, कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें HIV के पेशेंट्स का भी खतरा बढ़ गया था उनको भी, क्योंकि उनको एक प्रॉपर डोज मिलती है वैक्सीन की, तो वो सही सलामत रहते हैं। अफ्रीकन देश है, वो सब सहारन कंट्रीज है। नाइजीरिया में 23% मामले बढ़े हैं, कांगो में 11%, तंजानिया में 5%, नाइजर, मोजाम्बिक और बुर्किना फासो में 4-4%। तो ये 5-6 जो सब सहारन कंट्रीज हैं अफ्रीका के, जहाँ पे कोरोना की वजह से मलेरिया के केसेस में राइज आया है। इस वजह से नहीं कि वहाँ पे अचानक से मच्छर बढ़ गए या लोग बीमार पड़ने लगे या सफाई नहीं रख रहे हैं। अफ्रीकन देश वैश्विक सहायता की मदद से इस टाइम सबसे ज्यादा सफाई रख रहे थे और उनके यहाँ मलेरिया में बहुत ज्यादा कमी आई थी।
लेकिन कोरोना की वजह से जो सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और दवाइयों की पहुंच की बात है, उसमें थोड़ी सी कमी आई। थोड़ा डॉक्टर व्यस्त हो गए, अस्पताल भर गए, उस वजह से मलेरिया का इलाज नहीं हो पाया। अच्छा ऋचिक, इस समय दुनिया कोविड-19 से लड़ने में लगी है। आपको क्या लगता है कि मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए जो स्वास्थ्य प्रोग्राम्स हैं वो इस बार बाधित होंगे? देखिए, अब नहीं होने चाहिए, क्योंकि साल भर हो गया है, पूरी दुनिया को कोरोना के बारे में पता है, उसके प्रिकॉशंस पता है। शुरुआती 6-7 महीने डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, रिसर्च लेबोरेटरीज और जो फार्मास्यूटिकल एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस सब परेशान थे कि इसका इलाज क्या हो सकता है, इससे बचा कैसे जाए। लेकिन अभी सबको इसके प्रिकॉशंस के बारे में पता है, इसके बचाव पता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में तो वैक्सीन आ ही रही है, जनवरी के एंड तक जो 10 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स के लास्ट स्टेज में थी, उसमें से 7 से 8 तो मार्केट में आ जाएंगी, तो हमें बचाव मिल जाएगा। ये वैक्सीन आएंगी बचाने के लिए। अब इनकी वजह से कोरोना, बाकी जो बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू है या एड्स है या कैंसर से रिलेटेड प्रोग्राम है, उन पे इस तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक साल में काफी बाधा आ चुकी है। अब उनको वापस फिर से ठीक करना चाह रहे हैं। WHO चीफ ने कि हाल ही में ये मलेरिया रिपोर्ट जारी करने के बाद ही उनसे लोगों से कहा था कि हमें बाकी जो प्रोग्राम है हेल्थ से रिलेटेड, उनको कंटिन्यू कर देना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। ये थे स्वास्थ्य की खबरों पर नजर रखने वाले हमारे साथी पत्रकार ऋचिक मिश्रा। दक्षिणी राज्यों में आए निवार चक्रवाती तूफान को गुजरे अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता और यहां एक और चक्रवात का खतरा मंडराने लगा है। नाम दिया गया है इसे बुरेवी। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु और केरल राज्य इससे प्रभावित हो सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव के बाद उठा ये चक्रवात आज रात या हो सकता है कल सुबह तक दक्षिणी तमिलनाडु के तट को पंबन और कन्याकुमारी के बीच से पार करे। अभी तमिलनाडु और पुदुचेरी के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। आज तक रेडियो के रिपोर्टर कवरेज के लिए ग्राउंड पर मौजूद हैं। तमिलनाडु में अक्षया नाथ हैं और केरल में ग्राउंड के हालात पर नजर बनाए हैं गोपी कृष्णन। सबसे पहले मैंने अक्षया से पूछा कि बुरेवी की कैसी इंटेंसिटी रहने वाली है और इसे लेकर क्या तैयारियां की गई हैं तमिलनाडु में। अमन, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा साइक्लोन जो है, साइक्लोन बुरेवी, वो आ रहा है श्रीलंका में लैंडफॉल करके, सेकेंड लैंडफॉल करने के लिए, और तमिलनाडु के कन्याकुमारी और रामेश्वरम के बीच पाम्बन में होगा इनका लैंडफॉल। ये है अभी की जानकारी। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस ने तैयारी भी कर रहे हैं, जैसे कि 14 NDRF टीम्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। कन्याकुमारी में 2 टीम्स, तूतुकुड़ी में 2 टीम्स, मदुरै में 1 टीम, नागपट्टनम में 2 टीम और रामनाथपुरम में 3 टीम। इसके अलावा तिरुनेलवेली और कडलोर में भी NDRF की टीम को लगा दिया गया है। और हमने ये देखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एडपाडी के पलनीसामी के साथ बातचीत किया है और दोनों ने बोला है कि सेंट्रल की जो भी असिस्टेंस चाहिए तमिलनाडु को, वो सारे देने के लिए भी वो लोग तैयार है। तो अभी हम देख रहे हैं कि साइक्लोन बुरेवी का जो इंटेंसिटी है वो साइक्लोन निवार के तरह नहीं है, उससे भी ज्यादा कम होगा। यहाँ के जो विंड स्पीड होगा 75 किलोमीटर to 90 किलोमीटर बताया गया है। तो इसके मतलब है कि इंटेंसिटी जो है साइक्लोन का वो बहुत ही कम होगा। पर कई सारे जगह में, तमिलनाडु के सदर्न पास कई सारे जगह में इंटेंस रेनफॉल होने का ज्यादा चांसेस है और IMD ने बताया है कि कई सारे जगह में ऑरेंज अलर्ट भी दिया गया है। अमन, ये थी आज तक रेडियो की रिपोर्टर अक्षया नाथ। और गोपी कृष्णन केरल में है। मैंने वहां ग्राउंड पर तैयारियों के बारे में उनसे जानकारी ली और पूछा कि चक्रवात टकराने के बाद इसकी स्पीड पर क्या असर होगा। केरल में पूरा सदर्न डिस्ट्रिक्ट में NDRF की टीम है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा तैयारी कर चुकी है। और IMD का अलर्ट ऐसे है कि 4 डिस्ट्रिक्ट में, यानी तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, आलपुरा, पत्तनमथिट्टा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की चांसेस है और इसीलिए रेड रेन अलर्ट भी इश्यू कर चुका है। और ये साइक्लोन बुरेवी के बारे में IMD का प्रेडिक्शन ऐसा है कि जब तक ये साइक्लोन को लैंडफॉल हो चुका है तो उसी समय से इन साइक्लोनिक फॉर्मेशन को वीकन होने की चांसेस है। और ये जो फॉर्मेशन वीक होने के बाद इसकी जो हवा की स्पीड भी थोड़ा कम रहेगा और जब तक ये जो साइक्लोनिक
फॉर्मेशन या ये जो डीप डिप्रेशन बन जाएगा। और ऐसे डीप डिप्रेशन केरल में 4th अर्ली मॉर्निंग को एंटर करने की चांसेस थी, और उसी की इफेक्ट में, उसी की इन्फ्लुएंस में ये पूरी सदर्न केरल में बारिश होने की चांसेस भी बहुत बड़ी है। अच्छा गोपी, वहां लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम किस स्तर तक पहुंच गया है? अभी तक लगभग 1500 लोगों का इवैक्यूएशन पूरा हुआ है, और ये जो पूरा आदमी मोस्टली कोस्टल एरियाज में हो, और ये फिशरमैन कम्युनिटी से फैमिली से, और इस तरफ की फैमिलीज का इवैक्यूएशन एकदम कर चुका है। और किसी चिली एरियाज में वहाँ जो लैंडफॉल और ये जो लैंडस्लाइड होने की चांसेस है, उसी एरिया में भी ऐसे इवैक्यूएशन कर चुका है। और गवर्नमेंट ने हमें ऐसे इंफॉर्मेशन दिया है कि लगभग 250 रिलीफ कैंप्स को ओपन किया है इसी एरिया में। ये थे केरल से आज तक रेडियो रिपोर्टर गोपी कृष्णन। और अगली खबर पर बढ़ने से पहले आपको आज के पॉडकास्ट के बारे में बता देते हैं। तो हमारे साथी नितिन ठाकुर ने टेक गुरु अभिषेक तेलंग से फौजी गेम को लेकर बातचीत की है। अगर आप गेम खेलने के शौकीन हैं तो बहुत सारी ऐसी जानकारी इस पॉडकास्ट में है जो आपको पसंद आएगी। आपको ज़रूर जाकर यह पॉडकास्ट सुनना चाहिए। हमारे वेब पेज पर आपको यह पॉडकास्ट मिल जाएगा। वेब पेज का पता है aajtak.in/podcast। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत आसान कर दिया है। सैकड़ों यूं ही हो जाने वाली घटनाओं के पुख्ता सबूत दिए हैं, उनकी वजहें बताई हैं। आज जो हम आधुनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या प्राचीन चीज़ों की जो जानकारी हम तक है, वो बहुत हद तक विज्ञान की ही देन का नतीजा है। और इंसान की खोजी प्रवृत्ति ने विज्ञान के जरिए सिर्फ धरती के ही नहीं, धरती के पार दूसरे ग्रहों के भी रहस्य खोज निकाले हैं। और ऐसी खोज करने के बीच तमाम आविष्कार हुए और होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक आविष्कार था आर्सीबो, दुनिया का सबसे ताकतवर रेडियो टेलीस्कोप, जो अब नहीं रहा। यह नष्ट हो गया है। पूरा विज्ञान जगत इस खबर से आहत है। कहाँ लगा था यह टेलीस्कोप और कैसे टूट गया, बता रहे हैं हमारे साथी नितिन ठाकुर। हाँ अमन, करीब आधी सदी पुरानी एक अहम ऑब्जर्वेटरीज में से एक आर्सीबो ऑब्जर्वेटरी पूरी तरह ढह गई। मान लीजिए कि आधी शताब्दी हुई थी जब हम धरती पर बैठकर खगोलीय रहस्यों को सुलझाते थे इसकी मदद से। प्यूर्टो रिको में था। इसका संचालन एना जी मेंडेज यूनिवर्सिटी, नेशनल साइंस फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा मिलकर करते हैं। तो मंगलवार की रात इसके सारे केबल टूट गए, डिश एंटीना पर गिर पड़े, क्षतिग्रस्त हो गया बेसिकली वो, और एंटीना के ऊपर लटका हुआ ढांचा भी गिर गया। बहुत नुकसान हुआ है कुल मिलाकर। एक मेटीरियोलॉजिस्ट हैं डेबोरा मारेटोरेल, उन्होंने घटना पर नाराजगी जाहिर की है, कहा है इसे टाला जा सकता था। उन्होंने ये भी कहा कि नौकरशाही की बदइंतजामी थी जिसकी वजह से एंटीना ढह गया। आर्सीबो को बचाने की सारी कोशिशें की गई, मगर इसका 900 टन का प्लेटफॉर्म 400 फीट नीचे रिफ्लेक्टर डिश पर जा गिरा। इससे दुर्घटना हुई। हालांकि एनएसएफ यानी नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कहा है कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। यह अच्छी बात रही। और प्यूर्टो रिको में लगा ये रेडियो टेलीस्कोप काफी वक्त से जर्जर हालत में था। इसकी मरम्मत की कोशिश भी की गई थी, लेकिन एंटीने को ढहने से बचाया नहीं जा सका। अच्छा नितिन, इस ऑब्जर्वेटरी का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ था और किस तरह से काम करता था ये? अमन, ऑब्जर्वेटरी को बनने में तो 3 साल लगे थे। निर्माण कार्य 1960 में शुरू हुआ था, यानी 1963 में पूरा हो गया था। एंटीना को जब बनाया गया था तब इसका मकसद ये था कि रक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाए। इसके जरिए प्यूर्टो रिको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहता था। बाद में इसका उपयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए होने लगा। यह एंटीना अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले खतरों जैसे एस्टेरॉइड्स वगैरह की जानकारी दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को देता था। इस एंटीना ने सिर्फ अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की ही जानकारी नहीं दी है, बल्कि आसपास के कई देशों की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो उन पर आने वाली थी, उसकी इंफॉर्मेशंस भी जो है मुहैया कराता था। इस एंटीना ने पिछले 50 सालों में कई चक्रवातों, भूकंपों, हरिकेन्स वगैरह की जानकारी दी। ये नुकसान कितना बड़ा है इसका अंदाजा देखिए आप इसी से लगाइए कि देश की मेटीरियोलॉजिस्ट अदा मॉन्जन इस बारे में जानकारी दे रही थी तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, वो रो पड़ी। अच्छा नितिन, जहां तक मुझे याद है इस ऑब्जर्वेटरी में कुछ फिल्मों की भी शूटिंग हुई है, उसके बारे में जरा बताइए। हाँ, सही कह रहे हैं आप। यहाँ कई नामी गिरामी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। जैसे बताऊं, इस ऑब्जर्वेटरी में जेम्स बॉन्ड सीरीज की मशहूर फिल्म थी गोल्डन आई, उसका क्लाइमेक्स जो है वो फिल्माया गया था और पियर्स ब्रॉसनन जेम्स बॉन्ड का किरदार निभा रहे थे। इसके अलावा इस ऑब्जर्वेटरी में कई फिल्म्स, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी चीजें शूट हुई हैं। तो लोगों के लिए
कोई अनदेखी चीज़ नहीं थी, अक्सर देखने को मिलती थी। इसके अलावा जॉडी फॉस्टर की फिल्म है कॉन्टैक्ट, उसकी शूटिंग भी यहाँ हुई थी। तो अब समझ लीजिए आप इसी से कि वैज्ञानिकों के कितने काम का था। और इसके अलावा जो फिल्म मेकर्स हैं उनमें भी अट्रैक्शन इसको लेकर बना हुआ था और अक्सर आते थे, शूटिंग करते थे। अब देखिए नहीं रहा है तो लोग जो हैं दुखी हैं, उदास हैं। शुक्रिया नितिन। और इसी के साथ दिन भर में आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साउंड के साथी कपिल देव सिंह। इस कार्यक्रम से जुड़ा अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी हमारी मौजूदगी है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ तक कि टेलीग्राम पर भी हम हैं। आज तक रेडियो डालकर सर्च कीजिए, हम मिल जाएंगे। वहाँ अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको हर प्रोग्राम का अपडेट समय से मिल जाएगा। अमन गुप्ता के साथ थे आप, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।